हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आपको पता है 8 बज चुके हैं और हम आपसे जुड़ चुके हैं। और आज ट्रांस हिमालय को लेकर के हम बात करेंगे। इस क्लास में ट्रांस हिमालय को लेकर के हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला का ही एक भाग है। हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी जो चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में जो मैंने कराया है, उसमें मैंने हिमालय के बारे में बताया था कि हिमालय हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। पिछली वाली क्लास में मैंने हिमालय पर्वतमाला के बारे में बताया था कि हिमालय हिमालय के भाग, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार, प्रमुख नदियाँ इसकी मैंने बताई थी, प्रमुख नदियाँ कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, और कितना इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और कितने भागों में इसको बांटा गया है। ये सब चीज़ के बारे में हम पिछली क्लास में आखिर हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसी के साथ साथ मैंने यही बताया था हिमालय के उत्पत्ति को लेकर के कुछ मत थे। उत्पत्ति के कुछ मत कब किसने दिया था, 2 मत दिए थे, उनको भी आप देख सकते हैं पिछली क्लासों में जा करके। इसी के साथ साथ मैंने उद्भव के काल बताए थे। उद्भव के काल कि किस काल में कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ट्रांस हिमालय कब बना, टेंथिस हिमालय कब बना, और इसी के साथ साथ महान हिमालय कब बना, मध्य हिमालय कब बना। और ये ज्योग्राफी की क्लास 8 है, ठीक है, 8वीं क्लास है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं कि अब हमने जो पहली क्लास जो शुरू करी थी, सबसे पहले भारत की भू आकृतिक संरचना, और उसी से मैंने अभी देखिए सुबह मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट लगवाया है। और उस मॉर्निंग के प्रैक्टिस सेट में आप वहाँ पर जाकर देखिए, मॉर्निंग के प्रैक्टिस सेट को, आज ही के प्रैक्टिस सेट को देखिए, वहाँ पर जाकर के 50वां प्रैक्टिस सेट है। आपको मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आपको वहाँ से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन केवल और केवल भारत के सामान्य परिचय से संबंधित हैं। मैंने वहाँ पढ़ाया है उसको, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए वो क्वेश्चन है। मैंने उनमें थ्योरेटिकल में उनको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, निश्चित इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय की प्रमुख, इसका विस्तार, सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में बात करेंगे कि इसका नाम क्या क्या है, किन किन नामों से ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय के नाम। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ट्रांस हिमालय, और हम इसी को आज चलेंगे ट्रांस हिमालय को लेकर के। आप इमेज देख ही सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको मैं इसे समझाऊंगा। आज ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे और इसी पर आज हमारा लेक्चर होगा। तो आज मैं ट्रांस हिमालय को आपको एक सामान्य भाषा में आपको इसे समझाऊंगा, बहुत आसान शब्दों में, एक ही बार में आपका समझ आएगा। आपको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें हिमालय पर्वतमाला को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें हिमालय पर्वतमाला में देखना है कि हिमालय पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला के कितने भाग हैं। हिमालय पर्वतमाला मैंने वहाँ बताया है किस तरीके से पढ़ना है, कि जैसे अब ट्रांस हिमालय को देखिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको आसान शब्दों में। सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय तो है कि हमारा, अब हम इस ट्रांस हिमालय को अन्य कितने नामों से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं इसके कि किस किस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है जी। ट्रांस हिमालय को जाना जाता है, सबसे पहले एक नाम दिया था इसको, इसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय इसे कहते हैं। इसे पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं, पार हिमालय। अभी बताऊंगा, एक एक के बारे में बताऊंगा कि इसे पार हिमालय क्यों कहते हैं। दूसरा इसे नाम दिया गया है, इसे टेंथिस हिमालय से नाम दिया गया, टेंथिस हिमालय, टेंथिस हिमालय। सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि क्यों इसको टेंथिस हिमालय नाम दिया गया है। एक नाम इसका और आता है, टेंथिस हिमालय होता है, पार हिमालय होता है, और एक नाम इसका आप जानते हैं, इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला के कई नाम हैं, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, टेंथिस हिमालय, और इसके साथ साथ इसका एक नाम और आता है जिसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। तिब्बत हिमालय, ठीक है, तिब्बत हिमालय, इसे इतने नामों से जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए जी? इसके 4 नाम। अब आपसे पूछा जाए कि तिब्बत हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो आप कहोगे जी ट्रांस हिमालय। इसको तिब्बत हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। एक तो क्वेश्चन ये।
अब आपसे पूछा जाए कि पार हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है, तो पार हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। अब आप समझिए कि पार हिमालय इसे क्यों कहते हैं। देखिए, पार हिमालय इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला का जो दूसरा वाला भाग है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, यानी किसी चीज को हम पार करके देखने के लिए जाना पड़े तो उसको हम दूसरी तरफ वाली जो सतह होती है उसे हम पार हिमालय कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है मेरा, और ये मोबाइल का मैंने देखिए इधर आपको कवर दिखाई दे रहा है लेकिन आपको मेरी डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही है इस मोबाइल की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इधर को देखने के लिए आपको या तो इधर को इसको ऐसे आना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा है। तो आपके लिए ये जो हो गया ये हिमालय है, लेकिन ये जो हो गया आपके ये वाले भाग, डिस्प्ले वाला भाग है, यही आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस वाला भाग है जिसे हम नहीं देख रहे हैं, वो ट्रांस हिमालय का अंतर्गत। अब इसे 33 हिमालय क्यों कहते हैं। देखिए, हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्राचीन श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय ही है। और आज जहाँ पर ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले एक सागर हुआ करता था। उस सागर को हम जानते हैं 33 सागर के नाम से, 33 सागर के नाम से इसे जानते हैं। और यहीं पर ही जहाँ पहले 33 सागर हुआ करता था, आज जहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है वहाँ पर आज से 20 करोड़ वर्ष पहले 33 सागर हुआ करता था। और इसके यहीं पर ही 33 सागर के स्थान पर ही पहले सबसे पहले ट्रांस हिमालय निकल कर आया, और इसलिए हम ट्रांस हिमालय नाम इसको दे 33 हिमालय नाम इसको दे दिया गया है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में मैंने कराया है, आप मेरी पिछली क्लास देखिए, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के मत है, वहाँ में पूरा डिटेल में मैंने बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तिब्बत हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार, ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत तक है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय के, इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत हिमालय में ही आपके कैलाश पर्वतमाला पड़ता है, कैलाश पर्वतमाला जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, उसी पर ही वो तिब्बत हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा हम इसकी बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो दूसरा हमारा आता है क्षेत्रफल को लेकर के हम बात करते हैं कि जिसका क्षेत्रफल कितना है। पहले विस्तार देख लेते हैं कि इस ट्रांस हिमालय का विस्तार में बहुत सारी चीजें आएंगी। विस्तार की अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए सबसे पहले अगर विस्तार में पूछा जाए तो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछेगा कि ट्रांस हिमालय का विस्तार। तो देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के, यानी कहाँ से जी, जम्मू कश्मीर से, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक इसका विस्तार है। कहाँ तक है जी, तिब्बत तक इसका फैलाव है, क्षेत्रीय विस्तार है ये। वहीं इसकी हम देखिए ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई की हम बात करें तो देखिए चौड़ाई जो इसकी आती है मात्र 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए लंबाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो सब लंबाई देखते हैं जी हम, लंबाई, ठीक है, लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मात्र 965 किलोमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें कि चौड़ाई कितनी है जी, इसकी चौड़ाई ट्रांस हिमालय की, तो चौड़ाई हो जाएगी जी इसकी कितना, 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सामान्यतः ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी मात्र लंबाई है। ठीक है, अब आती है जी इसमें, आपने कहा कि लंबाई चौड़ाई तो होगी तो ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए ऊंचाई हमेशा दो होती है, किसी भी शिखर की ऊंचाई, किसी भी श्रेणी की ऊंचाई दो होती है। एक तो वो जो उसकी सामान्य ऊंचाई से वो जानी जाती है, एक वो जो उसकी औसत ऊंचाई जानी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे सामान्य ऊंचाई की, कि इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, और उसके बाद करेंगे हम औसत की। तो औसत कितना होता है और सामान्य ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए सामान्य ऊंचाई की बात करें तो ये जो पर्वतमाला है सामान्य ऊंचाई, यानी ये जो ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, K2 के नाम से जानते हैं। और आप कहोगे जी K2 की ऊंचाई कितनी है, तो जितनी K2 की ऊंचाई है वही इसकी सामान्य ऊंचाई मानी जाती है। सामान्य नहीं समझ आया होगा, मैं बताता हूँ। जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आपकी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो आपके दोस्त जो भी होगा उसका आप नाम ले दोगे, जो सबसे लंबा है उसको आप बता दोगे कि इस व्यक्ति की आयु इस व्यक्ति की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है।
अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, वो सबसे लंबा है, तो लेकिन इन सबसे छोटा कौन है जी? सबसे छोटा ये है। और आपसे कहे कि इसका औसत निकालिए कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 10 बच्चों की लंबाई पूछोगे और उसके बाद उन 10 बच्चों की लंबाई को ऐड करके 10 से आप भाग कर दोगे, जो निकल कर आएगा वही उसकी औसत है। तो ऐसे इसमें K2 जो है, K2 यहाँ पड़ता है, यहाँ पर K2 पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब आप कहोगे जी ये तो 8611 K2 का गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई दे रखी है, यही इसकी सामान्य ऊंचाई मानी जाती है, लेकिन इसकी सामान्य ऊंचाई एक और मानी जाती है 7000, ठीक है, 114 किलोमीटर के समथिंग में इसकी मानी जाती है सामान्य ऊंचाई, ठीक है। अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, याद रखना। सामान्य ऊंचाई वैसे इसकी यही है। औसत ऊंचाई की बात करें तो देखिए औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई वही होती है जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चोटियां भी हैं, काराकोरम है, और भी बहुत सारी चोटियां हैं बड़ी बड़ी। अब इनको हम औसत निकालें तो भाई साहब उनका औसत, क्योंकि छोटी बड़ी बहुत है, तो इसलिए 3100 से लेकर के 3100 मीटर से लेकर के 3700 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी ट्रांस हिमालय की। तो औसत ऊंचाई पूछा जाए तो 3100 मीटर से लेकर के 3700 मीटर, और अलग अलग बुकों में अलग अलग ही दिया हुआ है। आप किसी ऑथेंटिक बुक पढ़िए, कोई अच्छे प्रकाशन की बुक पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें वहीं से ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट। अब आगे देखिए, ये तो हमने विस्तार की बात कर ली, तो सर हमें बताइए कि इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं इस हिमालय की, ठीक है। इस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। चलिए ये जानते हैं प्रमुख श्रेणियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसकी प्रमुख श्रेणी में जो आती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, बेशक चाहे तो आप देख सकते हैं। तो पहले है काराकोरम श्रेणी, पहले है काराकोरम श्रेणी, यानी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी जो श्रेणी है उसे हम काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो श्रेणी है इसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है उसे हम किसके नाम से जानते हैं जी? लद्दाख के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम आप याद रखिए, ठीक है। ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। अब इनमें सबसे उत्तर में जो आती है, कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण भी लगाने के लिए आ जाएगा, तो आप उत्तर से दक्षिण भी देखिए। सबसे पहले आपको काराकोरम श्रेणी पड़ती है, काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर लद्दाख में इसका विस्तार आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी आपकी लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, ठीक है। तीसरा इसकी जास्कर श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, लद्दाख तक इसका आ रहा है। और उसके बाद चौथी जो आपकी श्रेणी है इसे हम कैलाश श्रेणी कहते हैं, ये जो वाली श्रेणी है इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो जास्कर श्रेणी नंबर 3 पर है, कैलाश श्रेणी नंबर 4 पे है। तो 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी ट्रांस हिमालय की। 4 प्रमुख श्रेणियों की अगर हम बात करें तो उन 4 प्रमुख श्रेणियों में पहला आता है काराकोरम श्रेणी, दूसरा आता है लद्दाख श्रेणी, तीसरा आता है जास्कर श्रेणी, और चौथा आता है इसमें कैलाश श्रेणी। वही कैलाश श्रेणी जहां पर मैंने बताया था, जिसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसी पर एक कैलाश पर्वत स्थित है और इसलिए इसे हम कैलाश श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। चलिए कैलाश श्रेणी के बारे में हो गया, इनके बारे में हम जान लिए। तो अब हम इनकी प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए नदियों की हम बात करें तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, तो सबसे पहले जो यहाँ से एक नदी निकलती है उस नदी को हम जानते हैं क्या? सिंधु नदी के नाम से जी। क्या से हम जानते हैं? सिंधु नदी के नाम से। आप कहोगे यहाँ जी बिल्कुल यहाँ पर है तिब्बत हिमालय से ही निकलती है आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पास से एक नदी और निकलती है जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? सतलज नदी के नाम से जी, ठीक है। सतलज नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। सिंधु नदी के नाम से भी सिंधु नदी ऊपर निकलती है। 3180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल मिलाकर के लंबाई देखा जाए तो 3180 किलोमीटर है। वहीं इसका भारत में जो लंबाई की बात करें सिंधु नदी की तो मात्र 709 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं सतलज नदी की बात करें तो भाई साहब सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, सीधे 1450 किलोमीटर है। वहीं यहीं से निकलती है एक नदी और निकलती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे हम जानते हैं। इस ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे हम जानते हैं, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और देखिए ये वो नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यहीं से और भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे चिनाब निकलती है, झेलम निकलती है। ये भी नदियाँ ट्रांस हिमालय से ही निकल कर जाती हैं और आगे जाकर के सतलुज में मिल जाती हैं। सतलुज की सहायक नदियां हैं, और सतलुज किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और यहीं पर जाकर के फिर ये किस में गिर जाती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब आइए जानते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में कि कौन सा दर्रा इस ट्रांस हिमालय में स्थित है, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए, ठीक है, देखते हैं।
ये हैं ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे। किसको, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। देखिए तो पहला दर्रा है, पहला देखिए ये रहा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे पहला दर्रा है काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम। तो प्रमुख दर्रों की बात करें तो प्रमुख दर्रों में सबसे पहले आता है इस श्रेणी का प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे पहला आता है काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा, इधर से आप आइए सेकंड पे, सेकंड दर्रा की बात करें तो भाई साहब सेकंड दर्रा है, इसका नाम है बुर्जिल। क्या नाम है जी, बुर्जिल। और देखिए यहीं पर एक दर्रा और पड़ता है, ठीक है, जिसे हम पीर पंजाल दर्रा के नाम से जानते हैं। तो पीर पंजाल दर्रा ये रहा, ठीक है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बड़ा लाचा, सिटकिला। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी किसके, ट्रांस हिमालय के दर्रों की हम प्रमुख बात कर रहे हैं। तो पहला एक दर्रा और आता है जिसका यहाँ पर नाम दिया नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर स्थित है ये, इसको बोलते हैं खारदुंगला। तो दूसरा कौन सा है, खारदुंगला दर्रा। तो दूसरा है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। तीसरा दर्रा है जिसे हम बोलते हैं बुर्जिल दर्रा, क्रम से आप याद रखिए बुर्जिल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। चौथा कौन सा है, चौथे आप जा सकते हैं, यहां पर आ जाइए जोजिला दर्रा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आ जाइए, यह है आपका बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा। और इधर आ जाइए यहां पर, यह आपका सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा। तो इस श्रेणी के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो दर्रे कौन कौन से हैं, देखिए एक दर्रा है जो यहाँ पड़ता है, ये रहा काराकोरम दर्रा, एक है आपका बुर्जिल दर्रा, एक है आपका खारदुंगला दर्रा, एक है आपका जोजिला दर्रा, एक है बड़ा लाचा, और एक आपका सिपकिला दर्रा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रमुख दर्रे हैं। अब जानते हैं इनके बारे में कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तो सबसे पहला आता है जिसे हम जानते हैं काराकोरम दर्रा के नाम से हम जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है, तो आप कहोगे जी किसको जोड़ता है ये, तो ये जो जोड़ता है भाई साहब, ये जो दर्रा जोड़ता है आपस में, किसको जोड़ता है, ये पीओके के गिलगित को, पीओके के गिलगित को, पीओके के गिलगित को, ठीक है, चीन के सीजियांग से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है, चीन के सीजियांग से जोड़ता है। यानी पीओके के गिलगित को चीन के सीजियांग से जोड़ता है काराकोरम दर्रा, चीन के गिलगित को चीन के सीजियांग से जोड़ता है, ठीक है जी। तो पीओके के गिलगित को चीन के सीजियांग से जोड़ता है, जिसे कहते हैं हम काराकोरम दर्रा। दूसरा है आपका, ये कासगर को लेह से जोड़ता है, कासगर को लेह से जोड़ता है, इसे हम कहते हैं काराकोरम खारदुंगला दर्रा। वहीं बुर्जिल दर्रा की बात करें तो बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, ये गिलगित को स्कुर्द से जोड़ता है। गिलगित को किससे जोड़ता है, गिलगित को स्कुर्द से जोड़ता है, गिलगित को। गिलगित को स्कर्दू से जोड़ता है। वहीं जोजिला दर्रा की बात करें तो ये भाई साहब श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखना, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, इसका नाम है आपका जोजिला दर्रा। तो ये किसको जोड़ता है, लेह को, सॉरी लद्दाख को श्रीनगर से, तो याद रखना। तो ये जो दर्रा है प्रमुख दर्रा, ये जोड़ता किसको है, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, लद्दाख से, ठीक है। वहीं बड़ा लाचा की बात करें तो ये भी भैया किसको जोड़ता है, लेह को, यानी ये जोड़ता है हिमाचल को लेह से, यानी हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। वहीं सिपकिला दर्रा की बात करें तो भाई साहब देखिए ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल को देखिए यहाँ पे ये रहा, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है जी, तिब्बत से। तो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, ये दर्रा प्रमुख है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से देखिए, बुर्जिल दर्रा ये रहा, जोजिला दर्रा ये रहा, बनिहाल दर्रा यहाँ पे है, बनिहाल को हमने लिया नहीं है क्योंकि ये इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। आगे बात करें, ये बड़ा लाचा दर्रा है, सिपकिला दर्रा, एक दर्रा ये रहा, इसे बोलते हैं हम खारदुंगला। क्या बोलते हैं जी, खारदुंगला।
खारदुंगला दर्रा यहीं पर स्थित है और ये किसको जोड़ता है, खारदुंगला, ये कासगढ़ को लेह से जोड़ता है। इसको याद रखना, कासगढ़ को लेह से जोड़ता है। ठीक है जी, कासगढ़ को लेह से। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ये भारत का, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा किसके नाम से जानते हैं हम, इसे काराकोरम दर्रे के नाम से जानते हैं, जो किस श्रेणी में स्थित है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है ये, और ये किसको जोड़ता है, मैंने यहाँ पीछे लिख दिया है, भारत को। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे दर्रे हैं, हिमालय पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, तो हिमालय पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऊपर काराकोरम, सबसे ऊपर सबसे उत्तरी वाले भाग में स्थित है काराकोरम, बुर्जिल दर्रा, उसके बाद नीचे आइए पीर पंजाल, जोजिला, ठीक है, बनिहाल, बड़ा राचा, सिपकिला, रोहतांग दर्रा, नीतीला दर्रा, ठीक है, लिपुलेख और मानाला। तो मानाला, नीतीला, लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम के दर्रे हैं। ठीक है, बोमडीला ये कहाँ का, ये अरुणाचल प्रदेश का है। यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो हिमालय पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों की एक बार फिर से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रमुख दर्रे, काराकोरम दर्रा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए काराकोरम दर्रा हो गया, और इसके साथ साथ बुर्जिला दर्रा हो गया, फिर पंजाल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के दर्रे हैं। अब देखिए इसके देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के बड़ा राचा, सिपकिला और आपके रोहतांग। उत्तराखंड के देख लेते हैं, नीतीला, मानाला, लिपुलेख। सिक्किम के नाथुला, जेलेपला, और इसके देख लेते हैं ठीक है, बोमडीला, यांगयाप, दीफू दर्रा, ये किसके, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय का जो प्रमुख पर्वत है, प्रमुख श्रेणियां हैं, इसकी हमने बात कर ली। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख शिखर, उसके काराकोरम के नाम से उसे हम जानते हैं। तो सबसे ऊंची श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर की हम बात करें तो इसका नाम है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जानते हैं, जो किस श्रेणी में स्थित है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, और देखिए इस ट्रांस हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये उस समय की बात है, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर कोई जीवाश्म नहीं पाए गए हैं, यहाँ पर कोई जीव जंतुओं का निवास नहीं था। इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, ट्रांस हिमालय में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और मैंने जो बताया था, एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बताया था, और दूसरा मैंने बताया था इसमें एक थ्योरी और बताई थी मैंने, एक तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत हो गया, एक हो गया कुवर का भूषण सिद्धांत। तो दो सिद्धांत मैंने इसमें बताए थे हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के। इसमें आप मेरी पिछली वाली क्लास कर सकते हो हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है ट्रांस हिमालय को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और अपना फीडबैक हमें जरूर दें कमेंट में जा करके। ठीक है, क्योंकि क्लासेस हम आपके लिए ही करा रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए करा रहे हैं। तो सुधार की आवश्यकता है उसमें अवश्य करेंगे। ठीक है, देखिए गलती हर एक इंसान से होती है, जो गलती नहीं करता वो भगवान कहलाता है, जो गलती करता है वो इंसान कहलाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।